हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ। 2 वीडियो आ चुके हैं और 6 लेसन मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। यानी 6 लेसन के नोट्स बनाकर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज ये तीसरा वीडियो है और इसमें आगे के लेसन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो नोट्स चल रहे हैं वो क्लास 3 की बुक के हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारा अद्भुत संसार कक्षा 3 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो ये कक्षा 3 की नई वाली एनसीईआरटी की बुक है ईवीएस की। तो उसी के नोट्स मैंने बनाए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो 2 क्लास आ चुकी हैं, क्लास 1 और क्लास 2, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कल के वीडियो में 6 लेसन यानी 6वां लेसन तक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया था। आज अध्याय 7वां है, पानी है अनमोल। अच्छा लेसन है और ये लेसन पिछले वाले जो नोट्स हैं उनमें ऐड नहीं है। तो इसके नोट्स मैंने नए बनाए हैं। कुछ लेसन पहले मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन अब जो लेसन छूटे हुए थे इस वाले नोट्स में आपको पूरे मिलेंगे। तो आज 7वां अध्याय पढ़ेंगे, पानी है अनमोल। बारिश के पानी का क्या हुआ? बारिश होती है, पानी जमीन पर गिरता है, तो उस पानी का क्या होता है? तो यही इसमें बताया गया है। तो कुछ पानी जो है जमीन के अंदर चला जाता है। कैसे चला जाता है? रिसाव। पानी मिट्टी और चट्टानों से छनकर जमीन के नीचे चला जाता है। जल स्तर, यह पानी भूजल के रूप में जमा होकर कुओं और ट्यूबवेल का स्रोत बनता है। यानी जो पानी हम निकाल रहे हैं नल से, कुओं से, ट्यूबवेल से, वो पानी जो है कैसे इकट्ठा हुआ? जो बारिश हुई और ये पानी मिट्टी और चट्टानों से छनकर जमीन के नीचे चला गया और यही स्रोत बनता है भूजल का। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जितनी बारिश हुई, जितना पानी गिरा जमीन पर, सारा जमीन में चला गया। ऐसा नहीं है। जो पानी बह जाता है उसका क्या होता है? तो जो जल निकायों में बह जाता है उसका क्या होता है? तो नदियां और नाले जो हैं, मिट्टी द्वारा ना सोखा गया पानी बहकर नालों और नदियों और तालाबों में मिल जाता है। यानी जो नदियां और नाले हैं इनमें बारिश का पानी मिल जाता है। फिर क्या होता है? अब ये जो नदियां हैं इस पानी को अंततः समुद्र या महासागरों तक पहुंचा देती। अब देखिए, पानी सबसे पहले जमीन पर गिरा, बारिश हुई, तो जो पानी, जितना पानी जमीन सोख सकती थी, मिट्टी और चट्टानें, तो वो छनकर नीचे चला गया। और जो पानी बह गया तो वो नदियों और नालों में चला गया, तालाबों में मिल गया। और नदियां इस पानी को अंततः समुद्र और महासागरों तक पहुंचा देती हैं। यानी अंत में जो पानी है बारिश का, वह महासागरों और समुद्रों तक पहुंच जाता है नदियों द्वारा। अब कुछ जो पानी है उसका वाष्पीकरण भी होता है। तो भाप बनना, सूरज की गर्मी से जमीन, पेड़ों और जलाशयों का पानी गर्म होकर भाप बन जाता है और यह भाप हवा में ऊपर उठकर फिर से बादल बनते हैं और जल चक्र को पूरा करते हैं। यानी फिर से बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी, फिर से कुछ पानी जमीन में चला जाएगा, कुछ बह जाएगा, अंततः समुद्रों तक पहुंच जाएगा और फिर से जो पानी बचा रहा है पृथ्वी पर उसमें भाप बनेगी, फिर से बादल बनेगी। तो ये जल चक्र है, इसी तरीके से ये चलता रहता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लेसन था, इसमें भी कई महत्वपूर्ण तथ्य थे। हमारे दैनिक जीवन में पानी की मुख्य उपयोगिता निम्नलिखित है। किस तरीके से, क्या क्या उपयोग है पानी के, कैसे हम प्रयोग करते हैं? घरेलू उपयोग क्या क्या है? पीने के लिए, सबसे पहले पीने के लिए, भाई जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसीलिए पानी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। तो घरेलू उपयोग में पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, नहाने और ब्रश करने में, कपड़े और बर्तन धोने में, घर की साफ सफाई में, ये घरेलू उपयोग हो गए पानी के। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य और शरीर के लिए, पाचन क्रिया दुरुस्त रखने में, शरीर का तापमान नियंत्रित करने में, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में, ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में। एक दिन यदि आपको खाना ना मिले तो आप रह सकते हैं, लेकिन यदि आपको पानी ना मिले तो रहना आपका मुश्किल हो जाएगा। पानी के बिना आप बहुत ही मुश्किल में एक दिन भी काट पाएंगे। तो पानी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य दैनिक कार्य जैसे पेड़ पौधों को सींचने के लिए, पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए,
खेती और कृषि कार्य में। तो ये पानी के प्रयोग हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी को सुरक्षित रखने, ठंडा रखने या दैनिक उपयोग के लिए कई तरह के पात्रों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल करते हैं। पानी को रखने के लिए कई तरीके के पात्र प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने चित्र भी लगा रखे हैं ताकि आपको देखने भर से याद हो जाए ये चीजें। पारंपरिक और मिट्टी के पात्र जैसे मटका या घड़ा। तो पानी को प्राकृतिक रूप से यदि आपको ठंडा करना है तो ये मिट्टी के पात्र बहुत उपयोगी हैं। आप देख सकते हैं ये मटका है, इसको घड़ा भी बोलते हैं, और ये नीचे आप देख रहे हैं ये सुराही है। तो मटका जो है इसमें पानी भर देते हैं तो पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा हो जाता है। सुराही, इसकी लंबी गर्दन पानी को ठंडा और धूल मिट्टी से सुरक्षित रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखे होंगे आपने ये मिट्टी के पात्र, और ये जो पानी है ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। ये तो हो गए मिट्टी के पात्र। धातुओं के पात्र कौन कौन से हैं? पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक, जैसे तांबे का लोटा या जग। तो इसमें रात भर रखा पानी पीना स्वास्थ्य और पाचन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। यानी तांबे का लोटा यदि आपके पास है या जग है, एक जग और आता है, उसके ऊपर उसका ढक्कन भी आता है, तो उसमें यदि आप पानी भरकर रात भर रख देते हैं, सुबह उस पानी को यदि आप पीते हैं तो आपका पाचन भी सही रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। पीतल का घड़ा, ये पीतल का घड़ा आप देख सकते हैं, यह पानी को शुद्ध रखने और लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है। स्टील की टंकी और बाल्टी, तो दैनिक घरेलू उपयोग, खाना बनाने, पानी स्टोर करने के लिए सबसे सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प है ये बाल्टी। अब नहाने धोने में तो इन्हीं का प्रयोग होता है। इसको आसानी से उठा भी सकते हैं। ये प्लास्टिक की है, ये स्टील की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक और अन्य पात्र। अब आधुनिक पात्र भी आ गए हैं। कौन कौन से? जैसे कांच की बोतल, तो डाइनिंग टेबल पर पानी रखने के लिए बेहतरीन और रसायनों से मुक्त विकल्प है। ये आप देख सकते हैं कांच की बोतल। अब इसे आप यदि कहीं ले जाते हैं तो डर रहता है कि यदि इसमें जरा सी भी कोई भी ठोकर या ये जमीन पर भी गिर गई तो ये टूट जाएगी। तो डाइनिंग टेबल पर रखना इसे सुरक्षित है। प्लास्टिक की बोतल, तो ये ले जाने में आसानी होती है इसे ले जाने में, लेकिन इनमें केवल फूड ग्रेड प्लास्टिक का ही उपयोग करना चाहिए। अब प्लास्टिक जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये भी ध्यान रखना है। थर्मस आते हैं, इंसुलेटेड बोतल जिन्हें कहते हैं, तो ये पानी को लंबे समय तक ठंडा या गर्म बनाए रखने के लिए उपयोगी होती है। तो इनमें यदि ठंडा पानी भर दिया जाए, ये है थर्मस है, इंसुलेटेड बोतल होती है ये, तो इसमें यदि पानी रख दिया जाए ठंडा पानी तो काफ़ी लंबे समय तक ये ठंडा बना रहेगा। गर्म रख देते हैं तो वह काफ़ी लंबे समय तक गर्म बना रहे। तो ये 7वां लेसन था। इतना आपको इस लेसन में पढ़ना जरूरी है जो मैंने आपको बता दिया है। तो 7वां लेसन कंप्लीट होता है, और ये भी आपको पता है कि एक वीडियो में मैं 2-2, 3-3 लेसन पढ़ा रही हूँ ताकि जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट करवा के फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा सकूँ। तो यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है अध्याय 8, हमारा भोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न इससे मिलने की संभावना है, तो जल्दी से देख लीजिए। संतुलित आहार क्या है? तो वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी सही मात्रा और सही अनुपात में होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऐसा आहार कहलाता है संतुलित आहार। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि आप जो आहार करते हैं डेली, आप जो भोजन लेते हैं, क्या वह संतुलित आहार है? क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी सही मात्रा और अनुपात में है? यदि आप संतुलित आहार लेते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जितनी भी यहाँ पर ये आप लिखे हुए देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब इनकी सही मात्रा और अनुपात शरीर के लिए आवश्यक है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मियों के मौसम में मौसम गर्म होता है, गर्मियों में मौसम गर्म होता है, हमें बहुत पसीना आता है। पसीना आने से हमारे शरीर से पानी निकलता है, इसलिए हम गर्मियों में खूब पानी, छाछ, नींबू पानी, आम पन्ना, गन्ने का रस और नारियल पानी पीते हैं। तो गर्मियों में ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हमारे शरीर से पसीना भी आता है, शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। तो गर्मियों में खूब पानी पीने की सलाह दी जाती है। और ऐसे पेय पदार्थ लिए जाते हैं जैसे कि छाछ है, नींबू पानी है, आम पन्ना है, ताकि ये शरीर में पानी की पूर्ति कर सकें। गन्ने का रस है, नारियल पानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम पेड़ पौधों के अलग अलग भागों का खाने के लिए उपयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। पेड़ पौधे के अलग अलग भाग होते हैं जिनका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। जैसे पत्तियां, सबके बारे में लिखा है, सभी के चित्र लगा रखे हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मैंने कहा है कि कमेंट में नोट्स जरूर लिखिएगा। तो पत्तियां कौन कौन सी हैं? जैसे पालक है, मेथी है, पत्ता गोभी है, सरसों है, धनिया है। ये पौधे की पत्तियां होती है जिनका सब्जी में प्रयोग किया जाता है। पालक क्या है? पत्ते हैं। धनिया क्या है? पत्ते हैं। सरसों क्या है? पत्ते हैं। पत्ता गोभी क्या है? पत्ते हैं। तो ध्यान रखिए, मेथी क्या है? पत्ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल। अब फल तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी है। अमरूद, चीकू, सेब, टमाटर, बैंगन, ये सब क्या है? फल है। अब आप कहेंगे टमाटर और बैंगन फल? हाँ भाई, फल है। ये पौधे के फल ही होते हैं। ध्यान रखिए, बस इनको पकाकर खाते हैं और इनको हम ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान रखना है, टमाटर है, बैंगन है, ये क्या है? ये फल ही तो है। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैम ने बताया था ये तो सब्जी है, इसको फल के अंतर्गत रख दिया। लेकिन ये अगर किसी पौधे का भाग पूछ लिया जाए तो टमाटर क्या है? फल है। बैंगन क्या है? फल है। आगे लिखा है जड़ें, तो जड़ें भी याद रखिए। अब कुछ जड़ों का भी खाने में प्रयोग करते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शकरकंद है। शकरकंद जड़ है, ध्यान रखिए। आलू तना है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने लिखी भी रखे हैं, चित्र भी लगा रखे हैं। जैसे तने के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे आलू है, अदरक है, प्याज है, हरे बांस का तना, जो हरे बांस होते हैं इनकी भी सब्जी बनाई जाती है भारत के कुछ राज्यों। आलू क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। हल्दी भी तना है। हल्दी जो होती है खेतों में उगती है, और जो हल्दी आप मार्केट में पिसी हुई हल्दी देखते हैं, लेकिन कभी आप कच्ची हल्दी देखिएगा, वो इस तरीके से अदरक के तरीके से ही लगती है, लेकिन उसका जो रंग होता है वो ऑरेंज ऑरेंज होता है, पीला पीला सा होता है। तो वो भी तने के अंतर्गत ही आती है। बीज क्या है? जैसे दालें हैं, दालें क्या है? बीज हैं, घास के बीज हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, नहीं देखा है तो एक बार जरूर वीडियो देखिएगा। अनाज हैं, सूखे मेवे हैं, ये सब क्या है? बीज हैं। जैसे आप राजमा खाते हैं, राजमा चावल भाई अच्छा लगता है खाने में, तो राजमा क्या है? राजमा बीज ही तो होते हैं। गेहूं के दाने क्या है? बीज ही तो हैं। धान क्या है? बीज ही तो हैं। धान से चावल बनता है, चावल निकलता है, सॉरी बता नहीं है। जो धान होता है उसके ऊपर जो उसका छिलका उतार दिया जाता है तो अंदर चावल निकलता है। बादाम है, बादाम क्या है? बीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवरों से भी खाने वाली चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे शहद, अंडे, मांस, दूध, दूध से बनने वाले घी, पनीर, दही आदि चीजें भी खाने में प्रयोग होते हैं। अब पेड़ पौधों से भी खाने की चीजें प्राप्त होती हैं और जानवरों से भी प्राप्त होती हैं, जैसे दूध है, दही, पनीर, ये सब किससे? दूध से ही बनता है। दूध किससे मिलता है? जानवर से मिलता है। मुर्गी से अंडे मिलते हैं, मधुमक्खी शहद बनाती है, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 भोग इस लेसन में बताया गया, बहुत ही अच्छा टॉपिक, और इसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। तो 56 भोग एक विशेष प्रकार का भोजन है। इसे विशेष त्योहारों व शुभ अवसरों पर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों व अतिथियों की आवभगत के लिए बनाया जाता है। इस भोग में 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं, तभी तो इसे 56 भोग कहा जाता है। इसमें व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 56 प्रकार के। और भोजन के 6 रसों का मिश्रण होता है। ये रस कौन कौन से हैं? मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा। ये 6 रसों का मिश्रण होता है। 56 प्रकार के व्यंजन और 6 रसों का मिश्रण। रस कौन कौन से? मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा। तो 56 भोग के बारे में ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9 है स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। एक साथ 3 लेसन में पढ़ा रही हूँ। आज मैंने 7वां, 8वां और ये 9वां भी कंप्लीट करवा दे रही हूँ। फिर 3 लेसन और बचेंगे, फिर आपका जो क्लास 3rd का ईवीएस है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में इसमें बताया गया है। व्यक्तिगत स्वच्छता का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जैसे हाथ हमें धोने चाहिए, खाना खाने से पहले, शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथों को साबुन से, पानी से अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी होता है। दांतों की सफाई करनी चाहिए। दांतों को सड़न से बचाने के लिए दिन में 2 बार यानी सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। अब यदि आप लोग 1 बार ब्रश करते हैं तो 2 बार जरूर ब्रश कीजिएगा, सुबह कीजिएगा और शाम को भी कीजिएगा सोने से पहले। नियमित स्नान, तो शरीर को साफ रखने और कीटाणुओं से बचाने के लिए रोज नहाना चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए नहाने में, डेली नहाना चाहिए। नाखून और बाल, नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए ताकि उनमें गंदगी जमा ना हो और बालों को साफ रखना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस लेसन में यही बताया गया है। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों की सफाई के इतिहास के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है मैंने अलग से, कि दांतों की सफाई का इतिहास, दातून और ब्रश। तो पारंपरिक भारतीय तरीका क्या था? पुराने समय में भारत में दांत साफ करने के लिए नीम, बबूल, करंज जैसे पेड़ों की टहनियों का उपयोग किया जाता था, जिन्हें दातून कहते थे। आज आधुनिक तरीका क्या है? आज का जो ब्रश करने का आधुनिक तरीका है वह इसी पुराने भारतीय दातून के तरीके से विकसित हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। आज जो जिसकी जगह ब्रश ने ले ली है, पहले उस जगह पर लोग क्या करते थे? दातून करते थे। और ये जो दातून क्या थी? नीम, बबूल, करंज जैसे पेड़ों की टहनियां हुआ करती थी। अब दातून से एक बात याद आती है, जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी नानी के यहाँ जब जाती थी तो मेरे मामा थे, वो नीम की यही टहनी तोड़कर उससे दातून किया करते थे। तब ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि ये लोग, नीम की लकड़ी जो होती है बहुत कड़वी होती है, तो मैं पूछती थी कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये लकड़ी क्यों आप चबा रहे हैं? तब इतनी समझ नहीं थी। तो वो ये कहते थे कि ये हमारे यहाँ का ब्रश है, जो तुम ब्रश करती हो तो ये हमारे यहाँ का ब्रश है। तो वो दातून ही होती थी, उसी से दांत साफ किए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक गतिविधियां और खेल। अब हमें फिजिकल एक्टिविटीज पर भी ध्यान रखना है। सक्रिय रहना है, केवल घर के अंदर बैठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बाहर खेलना और दौड़ना शरीर को मजबूत बनाता है। व्यायाम भी करना है, योग, कसरत या खेल कूद से हमारा शरीर फुर्तीला और दिमाग तरोताजा रहता है। तो जो बच्चे हैं तभी खेलना चाहिए बच्चों को, यानी खेलने का भी उनके लिए समय निकालना चाहिए ताकि वो खेल सके, क्योंकि खेलने से शरीर कैसा होता है? फुर्तीला बनता है, मजबूत बनता है। और जो खेलते नहीं हैं, बड़े हो गए हैं लोग, वयस्क हैं, उन्हें योग करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसी लेसन में इंडोर और आउटडोर गेम के बारे में भी बताया गया था। तो वो आप लोग जानते ही हैं कि कौन से गेम घर के अंदर खेले जाते हैं, कौन से घर के बाहर खेले जाते हैं। तो हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं है। जो बहुत ही सरल चीज़ें हैं उन्हें लिखना जरूरी नहीं होता, वो तो आप जानते ही हैं। और इससे इतना सरल प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो सभी इस नोट्स में आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ आदतों के बारे में भी जान लीजिए। संतुलित भोजन हमें करना चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए ताजे फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। जंक फूड से बचना चाहिए, यानी कि जो चाउमीन है, मोमोज है और पिज्जा है, बर्गर है, इससे बचना चाहिए। और हरी सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। ताजे फल खाने चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ लोग हरी सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो हरी सब्जियों को खाइए, क्योंकि हरी सब्जियों में आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है। पर्याप्त नींद भी लेनी है। शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए बच्चों को हर रात पर्याप्त और गहरी नींद लेनी चाहिए, बच्चों को भी और वयस्कों को भी। और खुश रहना है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए दोस्तों के साथ हंसना खेलना और खुश रहना बहुत जरूरी होता है। जानवरों में भी स्वच्छता होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही अपने आप को साफ रखते हैं, जानवर भी रखते हैं। इंसानों की तरह जानवर भी खुद को साफ रखते हैं। जैसे बिल्ली अपनी जीभ से चाटकर खुद को साफ करती है, पक्षी पानी में पंख फड़फड़ाकर नहाते हैं और हाथी अपनी सूंड से अपने शरीर पर पानी या मिट्टी डालते हैं। हाथी को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो ये अपने शरीर को मिट्टी लगाता है अपने शरीर पर। और पानी में खेलना और कीचड़ में खेलना इसे पसंद है। अभी आप जो आगे जो किताबें हैं उनमें पढ़ेंगे, एक हाथी के बारे में बताया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के एग्जाम के लिए, नंदू हाथी। ये आप पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। नंदू हाथी
हाथी का छोटा सा बच्चा है उसके बारे में बताया गया है। ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। पक्षियों के घोंसलों के बारे में, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं आपके ईवीएस, और उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मधुमक्खियों से संबंधित, चींटियों से संबंधित, खेजड़ी वृक्ष, रेगिस्तानी ओक, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 9वां लेसन था। अगला 10वां लेसन है जो मैं कल की वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आज का वीडियो यहीं पर करती हूँ समाप्त। 3 लेसन मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, 7, 8 और 9। कुल 3 लेसन आपके आज की वीडियो में कंप्लीट होते हैं, यानी कुल पूरे जो लेसन कंप्लीट हो गए हैं आज क्लास 3rd की बुक के 9 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो एक बार समय निकालकर जरूर देख लीजिए। 20-21 दिन में ये पूरा हो जाएगा कोर्स। मैं चाहूँ तो इसको 10 दिन में ही पूरा करा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ने में भी परेशानी होगी, इसलिए मैं इसे आराम से पूरा करवा रही हूँ। एग्जाम से पहले पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहले भी मैंने करवाया है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ा चुकी हूँ सीटेट का, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।